हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में इनकम टैक्स में हम कैपिटल गेन के चैप्टर को डिस्कस करेंगे और आज कैपिटल गेन में हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो टॉपिक होंगे मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट एंड कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इन तीनों टॉपिक को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैपिटल गेन का मतलब क्या है। यानी कि जो कैपिटल गेन है वो आपके इनकम टैक्स की सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 के अंडर में जो है वो कैलकुलेट होता है। अब ये कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स के लिए क्या रूल्स हैं। द बेसिस ऑफ चार्ज इज प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ ए कैपिटल एसेट इन द प्रीवियस ईयर। यानी कि किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर यदि आप कोई कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस ट्रांसफ़र को करने से जो आपको प्रॉफिट या गेन होता है वो प्रॉफिट और गेन जो है वो कैपिटल गेन्स हेड में आपका टैक्सेबल होता है। तो इससे हमारे को क्या क्लियर होता है कि एसेट ट्रांसफ़र शुड बी ए कैपिटल एसेट। यानी कि जो भी आप एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो एसेट आपकी एक कैपिटल एसेट है। इट शुड बी ट्रांसफर्ड बाय एसएससी इन द प्रीवियस ईयर। यानी कि जिस प्रीवियस ईयर में आपको टैक्स की पेमेंट करें कैपिटल गेन के ऊपर, उस प्रीवियस ईयर में आप उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट आता है देयर शुड बी प्रॉफिट और गेन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सच कैपिटल एसेट। यानी कि जो कैपिटल एसेट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करने से आपको प्रॉफिट या गेन्स होता है, तभी कैपिटल गेन हेड में ये टैक्सेबल आता है। तो यहाँ पर हमारे को तीन चीज़ें यहाँ पर आपको कैलकुलेट होकर आ रही हैं। एक तो कैपिटल एसेट है और एक जो है आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं और एक प्रॉफिट है। तो इन चीज़ों को हम आगे आके कैलकुलेट करेंगे कि हम कैपिटल गेन हेड में कैसे इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं कि कैपिटल एसेट क्या होती हैं, मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट। सो कैपिटल एसेट मीन्स एनी एसेट विच इज़ हेल्ड बाय द एसएससी whether related to business or not, movable or immovable, tangible or intangible and also fixed or floating। यानी कि कोई भी ऐसी एसेट जो कि किसी एसएससी के पास है, चाहे वो उसके बिजनेस में है या बिजनेस में नहीं है, चाहे वो एसेट मूवेबल है या इमूवेबल है, टेंजिबल है या इंटेंजिबल है, और इसी तरीके से फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है, सारी की सारी एसेट को हम जो है वो कैपिटल एसेट बोलते हैं। तो इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम जो है लैंड को इंक्लूड करते हैं, बिल्डिंग को इंक्लूड करते हैं, इन्वेस्टमेंट को, प्लांट मशीनरी, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ज्वेलरी, शेयर्स, डिवेंचर्स, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, और इसके अलावा भी कोई भी एसेट्स जो हैं वो एसएससी के पास होती हैं, उन सारी की सारी एसेट्स को हम जो है वो कैपिटल एसेट्स में कंसिडर करते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी एसेट्स हैं जो कि कैपिटल एसेट से एक्सक्लूड की जाती हैं, मींस कि एसेट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैपिटल एसेट। तो ये कौन कौन सी एसेट है जिसको हम कैपिटल एसेट में हम इंक्लूड नहीं करते। तो सबसे पहले आती है इसमें आपकी कमर्शियल गुड्स। यानी कि कमर्शियल गुड्स हैं, जैसे इसमें स्टॉक हम इंक्लूड करते हैं, कंज्यूमेबल स्टोर इंक्लूड करते हैं, एंड रॉ मटेरियल है जो कि एक पर्सन के द्वारा अपने बिजनेस में होल्ड किया जाता है। बिजनेस और प्रोफेशन में कोई भी स्टॉक है, कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं एंड रॉ मटेरियल हैं, इनको हम जो है वो कैपिटल एसेट नहीं बोलते। इसके अलावा कोई मूवेबल एसेट है जो कि किसी पर्सन के पर्सनल यूज़ में आती है। पर्सनल यूज़ में कोई भी चीज़ें आती हैं तो उसको हम कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं करते, जैसे कि वियरिंग अपैरल आ जाते हैं, इसमें फर्नीचर आ जाते हैं। लेकिन इसमें हम एक्सक्लूड करते हैं ज्वेलरी को। ज्वेलरी को हम जो है कैपिटल एसेट मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक जो पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे कोई क्लॉथ्स हैं, फर्नीचर हैं, या छोटे मोटे उसके पास कोई व्हीकल है जैसे कार है, स्कूटर है, तो इन चीज़ों को हम जो है वो कैपिटल एसेट के अंदर इंक्लूड नहीं करते। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस हैं, ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट है, और ज्वेलरी में चाहे वो आपकी गोल्ड या सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हैं, प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी पर्सनल, अगर यदि आपकी पर्सनली यूज़ में भी है तो भी हम इसको जो है कैपिटल एसेट मानेंगे। क्लियर हो गया।
मतलब एक तो आ गया आपका कोई भी बिजनेस में यूज़ हो रहे हैं आपके जो रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर्स और आपके स्टॉक हैं, उसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानते। या फिर पर्सनल यूज़ में अगर जैसे उसके क्लोथ्स, फर्नीचर या छोटी मोटी कोई आइटम्स हैं जैसे कार यह हो गया या उसके पास कोई स्कूटर वगैरह हो गया, इन चीज़ों को जो है हम उसमें कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन ज्वेलरी को हम जो है कैपिटल एसेट में इंक्लूड करते हैं। इसी के साथ आ जाता है आपका एग्रीकल्चर लैंड को भी हम कैपिटल एसेट में नहीं लेते हैं। तो एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पर होगी? वो एग्रीकल्चर लैंड अगर यदि आपकी रूरल एरिया के अंदर सिचुएटेड है, उसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानते। तो यहाँ पर हम रूरल एरिया से हम क्या चीज़ लगाते हैं? इफ़ द पॉपुलेशन और म्यूनिसिपल कंटेनमेंट बोर्ड इज़, यानी कि कोई भी म्यूनिसिपैलिटी है या कंटेनमेंट बोर्ड है, उसकी पॉपुलेशन को हम देखते हैं। एंड रूरल एरिया विल बी फ्रॉम द लोकल लिमिट, यानी कि रूरल एरिया कहाँ पे माना जाएगा? जो आपकी म्यूनिसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड है उससे कितनी दूरी पे? अगर यदि मान लीजिए वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड की अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है और 1 लाख से कम है, तो जो रूरल एरिया कंसिडर होता है वो 2 किलोमीटर से, अगर यदि डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो हम उसको रूरल एरिया मानेंगे। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से लेकर 10 लाख तक है तो ये एरिया जो है 6 किलोमीटर का एरिया से बाहर जो एरिया होगा उसको हम जो है रूरल एरिया मानेंगे। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से आपकी ज़्यादा है तो हम इसमें 8 किलोमीटर लेते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी लैंड जो आपके कंटेनमेंट बोर्ड या म्यूनिसिपैलिटी से 8 किलोमीटर दूरी पे है तो उसको हम रूरल एरिया मानेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर यदि कोई भी आपकी एग्रीकल्चर लैंड है जो अदर देन रूरल एरिया के अंदर है या आउटसाइड इंडिया है, तो उसको अगर यदि आप ट्रांसफ़र करते हैं तो वो उससे जो भी आपको गेन होएगा वो आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। इसके अलावा कुछ एक बॉन्ड्स वगैरह हैं, जैसे 6.5% गोल्ड बॉन्ड है, 1977 का 7% गोल्ड बॉन्ड है, या नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड है इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको भी हम कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं। इसके बाद स्पेशल बियरर बॉन्ड है 1991 के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसको भी हम कैपिटल एसेट में कंसिडर नहीं करते हैं। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स है इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम इन 1999 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके अलावा गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट issued under gold monetization scheme 2015 notified by the central government, तो इनको भी हम जो है कैपिटल एसेट में कंसिडर नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टाइप ऑफ कैपिटल एसेट। तो टाइप ऑफ कैपिटल एसेट आपकी 2 टाइप की कैपिटल एसेट्स होती हैं, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होती है और एक आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होती है। तो देखते हैं 1 बाय 1 करके लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को देखते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 29AA में हम इसको कंसिडर करते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आर दोज एसेट विच आर होल्ड बाय एसएससी फॉर मोर देन 36 मंथ, यानी कि कोई भी ऐसी एसेट जो एसएससी के द्वारा 36 मंथ से अबव होल्डिंग में होती है उसको हम जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? अगर यदि वो एसेट आपकी फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल एसेट्स में आप क्या जाएंगे, इक्विटी प्रिफरेंशियल्स ऑफ लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर्स आ जाएंगे। इसके बाद यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड्स, ठीक है, इन कंडीशंस में आ जाती हैं आपकी 12 मंथ से अगर यदि अबाउ होल्डिंग में है तो इनको हम जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे। ठीक है। अदर देन फाइनेंशियल एसेट्स में आ जाएगी आपकी 36 मंथ और फाइनेंशियल एसेट्स में आ जाती हैं आपकी 12 मंथ्स आ जाएंगे। इसके बाद अगर यदि आपके अनलिस्टेड शेयर्स हैं कंपनी के, ठीक है ना, और एसएससी के अंदर इसमें यहाँ पे कंडीशन आ जाती है 24 मंथ से अबव होल्डिंग में है अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ द कंपनी। इसके बाद आ जाता है आपका एक ये केस हो रहा है इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग। अगर यदि आपकी लैंड और बिल्डिंग है 31 मार्च 2017 से पहले ट्रांसफ़र हो जाती है तो इस कंडीशन में 36 मंथ से ज़्यादा जो है होल्डिंग अगर एसेट रहेगी तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे। अगर यदि ये एसेट आपकी 1 अप्रैल 2017 के बाद ट्रांसफ़र होती है तो ऐसी कंडीशन में 24 मंथ जो हैं वो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए कंसिडर होंगे। क्लियर हो गया? यानी कि नॉर्मली हम 36 मंथ लेते हैं और फाइनेंशियल एसेट्स में आपकी 12 मंथ लिए जाते हैं। इसके बाद आता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हम इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को हम एक्सेप्शंस यानी रिवर्स कर देंगे, या जैसे देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कौन सी होंगी जिसको एक एसएससी नॉट मोर देन 36 मंथ यानी कि 36 मंथ से कम होल्डिंग में रखते हैं, 3 ईयर्स से कम होल्डिंग में रखता है
ठीक है ना, तो उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे। इसी तरीके से अगर हम फाइनेंशियल एसेट की कंडीशन में लेते हैं तो ये जो टाइमिंग पीरियड है आपका 12 मंथ हो जाएगा, और आपकी अनलिस्टेड शेयर्स लेते हैं हम, ठीक है ना, कंपनी के, तो ये आ जाएगा आपका 24 मंथ से कम होल्डिंग में रहती है, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और है कि कोई भी एसेट है जो बिजनेस में यूज़ हो रही है, बिजनेस प्रोफेशन में यूज़ हो रही है, और उसके ऊपर जो आप डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं वो आपके रिटर्न डाउन वैल्यू के बेसिस के ऊपर करते हैं, तो ऐसी एसेट को भी आप जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे, ठीक है ना। यानी कि कोई भी ऐसी एसेट जो आपकी बिजनेस प्रोफेशन में यूज होती है, जहां पर आप डेप्रिसिएशन जो है रिटर्न डाउन बेसिस से कैलकुलेट करते हैं, वहां पर जो एसेट है वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी। इसके बाद जो आपका कैपिटल गेन अराइज होता है उसके लिए ज़रूरी है कि उस एसेट को आप ट्रांसफ़र करें। ट्रांसफ़र में आपका सेल आ जाता है, एक्सचेंज आ जाता है, रिलिंग्विशमेंट ऑफ एसेट आ जाता है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एसेट्स आ जाता है, आपका कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ के द्वारा अगर यदि कोई एसेट आपकी एक्वायर कर ली जाती है, या फिर आप किसी एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसी चीज़ को आप जो है आप ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट मानेंगे। यानी कि किसी भी तरीके से उस पर्सन का उस एसेट के ऊपर से जो है वो आपका राइट ख़त्म हो जाता है, तो उसको हम जो है ऐसा मानेंगे कि कैपिटल एसेट जो है वो आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके बाद कुछ एक ऐसी ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं जिसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानते, मीन्स कि किसी पर्सन का जो है उसके ऊपर से पोजीशन भी ख़त्म हो जाता है लेकिन हम उसको ट्रांसफ़र नहीं मानते। किस कंडीशंस में आ जाता है आपका, पहले आ जाएगा आपका HUF का अगर यदि पार्टीशन हो जाता है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जब विभाजन होता है, उसके विभाजन के ऊपर जो उसके जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको कैपिटल एसेट जो ट्रांसफ़र हो जाती है उसको हम जो है ट्रांसफ़र नहीं मानते। इसके बाद आ जाता है अगर यदि कोई भी एसेट आपको गिफ्ट में या किसी विल के अंडर में या इरिवोकेबल ट्रस्ट के रूप में आपको मिलती है तो उसको भी आप ट्रांसफ़र नहीं मानते हैं। और इसके अलावा एनी ट्रांसफ़र ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल, साइंटिफिक और आर्ट कलेक्शंस हैं, अगर यदि इस टाइप की कोई कलेक्शंस वगैरह हैं, अगर आप नेशनल आर्ट गैलरी को या नेशनल आर्चीव्स और इंस्टीट्यूशंस को अगर यदि आप मतलब देते हैं तो भी आप इसको जो है कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं। क्लियर हो गया। यानी कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो HUF के डिवीज़न के ऊपर आपको एसेट मिलती है और आपको गिफ्ट के अंडर में कोई एसेट मिलती है, विल में कोई एसेट मिलती है, तो उसको आप जो है वो ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। नेक्स्ट चीज़ आती है आप कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें लेते हैं सेल कंसिडरेशन, यानी कितने रुपए की आपने उस एसेट को सेल किया है। उसके बाद हम लेस करते हैं एक्सपेंस इनकर्ड ऑन ट्रांसफ़र ऑफ एसेट, यानी कि उस एसेट को ट्रांसफ़र करने के रिगार्डिंग आपने कितना खर्चा किया है उसको हम लेस कर देते हैं। कोई ब्रोकरेज हो सकती है, कोई कमीशन हो सकता है, कोई फीस हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी लेस हो जाती हैं। इसके बाद आता है आपका ये जो बचता है अमाउंट वो आ जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट घटाते हैं हम लोग। इनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि कितने रुपए में आपने उस एसेट को लिया था, एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यानी कि लेने के बाद अगर यदि उस एसेट में आपने कोई इम्प्रूवमेंट किया था तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये दोनों यहाँ से घट जाएगा और जो बैलेंस अमाउंट बचता है, इसके बाद हम कुछ एग्जेम्पशंस देते हैं जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। सेक्शन 54B, D, G, GA इस टाइप की हम जो है एग्जेम्पशंस हम डिस्कस करेंगे। तो जब वो उसमें से लेस करने के बाद जो अमाउंट बच जाती है वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बचती है, अगर यदि यहाँ पर आपका सेल ज़्यादा है तो। अदरवाइज वो आपका हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल और गेन या लॉस हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कैलकुलेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सेल कंसिडरेशन उसी तरीके से, एक्सपेंस हम लेस कर देंगे, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। यहाँ पर हम कुछ चेंज करते हैं थोड़ा सा, तो ये आता है आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है अभी बताता हूँ आपको। नेक्स्ट है सेकंड आता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, और वही बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद हम एग्जेम्पशंस लेस करते हैं डिफरेंट सेक्शंस में, और जो बैलेंस आ जाता है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है। अगर यदि आपका ऊपर अमाउंट ज़्यादा आ जाता है, यानी कि जो आपकी
कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर ज़्यादा आ जाती है तो यही अमाउंट आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाती है। अब यहाँ पर आता है ये वाली चीज़ हमने अलग यहाँ पर मेंशन की है, इंडेक्स कॉस्ट। तो इंडेक्स कॉस्ट का मतलब क्या है कि जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं तो कोई भी एसेट आप किसी पर्टिकुलर ईयर में परचेज करते हैं तो कुछ टाइम के बाद उस एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है इन्फ्लेशन के कारण। तो इंडेक्स कॉस्ट आपको क्या कहता है कि भी आप जो है उस एसेट की एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आप देखें कि आज उस एसेट की वैल्यू क्या है, तो इसलिए हम उस एसेट को इंडेक्सिंग करते हैं। और इंडेक्सिंग जो है सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कंडीशन में होता है, शॉर्ट टर्म में नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जो इंडेक्सिंग होगा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के मतलब कैलकुलेशन में होगा, शॉर्ट टर्म में नहीं होगा। तो किस तरीके से करते हैं हम इंडेक्स? तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कितने रुपए में आपने उस एसेट को लिया था, एंड प्रीवियस ईयर इंडेक्स यानी कि जिस ईयर में आप सेल कर रहे हैं उस ईयर का इंडेक्स क्या है, एंड इंडेक्स ऑफ एक्विजिशन ईयर। ठीक है, तो जो आपने एक्वायर किया था उस साल का इंडेक्स का है, ये आपको बुक में मिलेगा और आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि इंडेक्सिंग जो है डिफरेंट ईयर के कौन से। मान लीजिए आपने कोई एसेट को 1 लाख रुपए में परचेज किया था, ठीक है, और जिस दिन परचेज किया उस दिन आपका बेस ईयर मान लीजिए 2001 में आपने परचेज किया था, तो उस दिन इंडेक्स आपका 100 था, और आज मान लीजिए इंडेक्स आपका 700 है सपोज, तो आज के दिन जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उस एसेट की वो 7 लाख रुपीज़ आ जाएगी। तो जब आप नेट सेल कंसिडरेशन में से घटाएंगे तो 7 लाख रुपये आप लेस करेंगे। इसी तरीके से इम्प्रूवमेंट की भी आप इंडेक्सिंग करते हैं, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ जाए, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाई इंडेक्स प्रीवियस ईयर इंडेक्स यानी कि जिस साल आप उस एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई इंडेक्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ईयर आ जाएगा, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। इस तरीके से आपने कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को कैलकुलेट करना है। इसके बाद जहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था, जहाँ पर आपकी बिजनेस में एसेट यूज होती है और जहाँ पर आपका रिटर्न डाउन वैल्यू से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, तो वहाँ पर भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस कैलकुलेट होता है। तो सेल कंसिडरेशन आ जाएगा, इसको हम पूरे क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे आगे वीडियोज़ में। लेस हम इसमें से करते हैं एक्सपेंस इन कनेक्शन विद ट्रांसफ़र, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल को रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है, एंड कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो ये सारी चीज़ हम इसमें से हम लेस कर देंगे, ठीक है, और जो बैलेंस आ जाएगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस आएगा। अगर आपका सेल कंसिडरेशन ज़्यादा है तो आपका गेन आएगा, और आपका सेल कंसिडरेशन कम है तो वो आपका लॉस हो जाएगा। तो इसमें कुछ एक पॉइंट्स और भी हैं, वो हम एक पूरे डिटेल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे, और ये वाला पॉइंट जो है डेप्रिसिएशन में भी आपका डिस्कस होता है, तो इस पॉइंट को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ आपको एक ये चीज़ समझाने के लिए, तो आज की वीडियो में हम इतने डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक कवर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।